जय श्री राम, जय गौ माता, मेरे लाडले भाइयों। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और इस वीडियो से मैं ओनली 6 से 7 सवाल पूछा के दिखाऊंगा। 6 से 7 क्वेश्चंस इंडियन आर्मी 2026 में। अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। लाइक कर लो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना। और अभी इस वीडियो के बाद ही मतलब इस वीडियो को सेव कर लेना चाहे, और कमेंट बॉक्स में बता के जाना आपका एग्ज़ाम हो जाए तब कि भाई क्वेश्चंस आए या नहीं। 6 से 7 जीके में यहाँ से सिर्फ सिंगल वीडियो से फंसा के दिखाऊंगा। तो ये वीडियो यहाँ तक आ गए ना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बस एक काम करना, एंड तक देखना, बाकी सब मैं अपने आप कर दूँगा जो मुझे करना है, ठीक है। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो है इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है भाई? 15 जनवरी को मनाया जाता है। व्याख्या क्या है भाई? 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पद संभाला था। कब संभाला था भाई? 15 जनवरी 1949 को। किसने संभाला था? पहला फील्ड मार्शल कौन थे भाई? पहले कमांडर इन चीफ का पद किसने संभाला था? तो भाई के एम करियप्पा ने संभाला था। चलते हैं भाई। आपको क्या याद रखना है इसमें? इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी बस। अब देखो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है भाई कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भाई? भारत का राष्ट्रपति होता है। पहले भी करवाया था। और पूछ लिया नेक्स्ट कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, फर्स्ट CDS कौन थे? तो कौन थे भाई? जनरल विपिन रावत। पहले CDS कौन थे? भारत के CDS कौन थे? पहले CDS पूछ ले तो विपिन रावत। वर्तमान में कौन है भाई? वर्तमान में है अनिल चौहान। लेकिन आपका एग्ज़ाम क्या है भाई? 30 मई के बाद है। तो 30 मई के बाद पूछे कि वर्तमान में कौन है। 30 मई के बाद जब भी आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन है तो NK सुब्रमण्य है वो, NK सुब्रमण्य। तो ये लगा के आना आप, ठीक है। आपसे पूछे कि वर्तमान CDS कौन है तो आप सुब्रमण्य लगाना, और पहले CDS पूछ ले तो जनरल विपिन रावत लगाना। चलते हैं चौथे सवाल पे। इसमें आपसे पूछ रखा है भाई कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो इंडियन नेवी डे है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सारे सवाल एक से बढ़ के एक इम्पोर्टेंट है, तो इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं जीके में। तो ये सारी वीडियोस देख लेना प्लेलिस्ट में जाके जीके की, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं मिलेगा जीके में। 15 में से 15 करने हैं तो जीके की प्लेलिस्ट जरूर देखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर। इंडियन आर्मी डे पूछे तो 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस पूछे तो 15 जनवरी। भारतीय नौसेना दिवस पूछे तो 4 दिसंबर। नौसेना इंडियन नेवी डे पूछे तो 4 दिसंबर। और भारतीय वायुसेना दिवस पूछे तो 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस पूछे तो 8 अक्टूबर। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल पूछा जाता है। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। और ये कोलकाता कहाँ पे है भाई? पश्चिम बंगाल में। तो पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। अब पूछ ले भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं आपसे, ये कमान वाले सवाल कि कहाँ पे मुख्यालय है भारत का, उत्तरी कमान में कौन सा मुख्यालय है। पूर्वी हमने क्या पढ़ा अभी तक? पूर्वी कमान का मुख्यालय पढ़ा, कहाँ पे है? कोलकाता में। अब पूछ ले उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर में देख लो, जम्मू कश्मीर में। जगह कौन सी है भाई? उधमपुर। जगह कौन सी है भाई उत्तरी कमान में? उधमपुर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है तो वो कौन सा है भाई? परमवीर चक्र। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछे तो परमवीर चक्र। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछे तो भारत रत्न। या सबसे ऊंचा जो सम्मान हो किसको मानते हैं? कौन सा है वो? भारत रत्न है, ठीक है। और इसमें पूछा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जब भी पूछे तो वीरता के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र क्या है भाई? वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। और सबसे पहले सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। सवाल आएगा कि सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे मिला था? तो सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। चलते हैं भाई 11वें सवाल पे। बीहू, अब ये स्टैटिक जीके का ही दबदबा है आपके, क्योंकि स्टैटिक जीके के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसमें मैंने लगभग कंप्लीट जीके करने की कोशिश करी है। तो ज़्यादा तो स्टैटिक जीके का पोर्शन लिया है, क्योंकि स्टैटिक जीके से भाई आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। बीहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बीहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो असम का। बीहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बीहू
बिहू आज शाम क्या आई है, बहू आई है, ऐसे याद रखना, आज शाम क्या आई है, बहू आई है। तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो असम का। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बार बार करवाया हुआ है कुचिपुड़ी। कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, जो अंधा आदमी होगा। कुचिपुड़ी कौन खाएगा, कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, जो अंधा होगा। भरतनाट्यम पूछ ले, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो भरतनाट्यम, भरत मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तमिलनाडु। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी ओडिशा का। सत्रिया पूछ ले, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का संबंध कहाँ से है, सत्रिया, सत्र कब चलेंगे, आज शाम से। असम, सत्रिया कहाँ का है, असम का है। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दोनों कहाँ के हैं, केरल के हैं, शास्त्रीय नृत्य है। तो सारे सवाल इंपॉर्टेंट है ये शास्त्रीय नृत्यों के, तो ये मैंने लगभग करवा दी। और छऊ है, छऊ एक और शास्त्रीय नृत्य मानते हैं इसको। 3 भाग है, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। तो ये मयूरभंज, पुरुलिया छऊ कहाँ किया जाता है भाई, पश्चिम बंगाल में। सरायकेला छऊ कहाँ किया जाता है, झारखंड में। मयूरभंज छऊ कहाँ किया जाता है, उड़ीसा में। आप बोलोगे भाई याद कैसे रखूँ, तो पुरुलिया मतलब पूरा लिया, पूरा क्या लेगा, बंगला लेगा। तो आधा आप बंगला लोगे, कभी भी नौकरी लग जाओगे तब बंगला लोगे, तो आधा बंगला थोड़ी लोगे, कैसे लोगे भाई, पूरा लोगे। तो पुरुलिया छऊ किस राज्य में किया जाता है भाई, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये पूछ ले तो पश्चिम बंगाल का। सरायकेला छऊ पूछ ले, सरायकेला छऊ कहाँ का है भाई, झारखंड का, ये वैसे याद रख लेना। और मयूरभंज छऊ, मोर क्या है, उड़ता है, मयूरभंज छऊ मोर क्या है, उड़ता है, तो मयूरभंज छऊ कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। चलते भाई नेक्स्ट सवाल पे। भरतनाट्यम का संबंध अभी करवाया था, भरत मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, तो तमिलनाडु का। गरबा और डांडिया मैंने बताया था कैसे, गरबा और कैसे, गुजरात। गरबा और डांडिया आपको पता है कहाँ के हैं, वैसे भी गुजरात के हैं। गरबा और डांडिया कहाँ का है, गुजरात के हैं। गरबा और डांडिया गुजरात की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखो, अभी आपको करवाया था मैंने कि कथकली और मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है। अभी बताया था कि कथकली और डबल ट जहाँ भी दिख जाए वो कहाँ की पहचान है, केरल की है। तो कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के है भाई, केरल के हैं, केरल से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भांगड़ा और गिद्दा। भांगड़ा दिखते ही समझ में आएगा, भांगड़ा दिखते ही पंजाबी याद आ जाते हैं ना, वो पंजाबी आ गए, पंजाबी आ गए ओए। तो भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का है भाई, पंजाब का। किस राज्य के लोक नृत्य है भांगड़ा और गिद्दा, पंजाब के लोक नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नीचे, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, कथक, कथक कौन नहीं थकता, कथक कौन नहीं थकता, तो भाई यूपी वाले, यूपी के जीते खुल के जीते, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अब ये नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और भाई जैसे ही इस वीडियो पे आप मेरे 200+ लाइक करवा दोगे, मैं इसकी पीडीएफ पूरी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जैसा कि मैंने वादा किया था, तो पिछली वाली पीडीएफ मैंने डाल दी है, रीजनिंग और मैथ्स के कंप्लीट नोट्स भी टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो भाई कि प्रसिद्ध घूमर नृत्य, घूमर नृत्य कहाँ का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का। घूमर नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। लावणी और तमाशा, लावणी और तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, कैसे याद रखेंगे भाई, लावणी और तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो भाई कैसे याद रखेंगे, लावणी। लावणी कौन करेगा भाई, जो अपने घर की तरफ देखेगा, अपने घर के हालात देखेगा कि भाई गरीब भी है, अपने घर में मजदूरों को देने के लिए भी रुपए नहीं है, तो वो अपने लावणी खुद करेगा। और तमाशा नहीं करेगा वो कभी भी, लावणी का नाम आएगा तो तमाशा नहीं करेगा। तो ऐसा बच्चा कौन होगा भाई, महान होगा वो। तो कैसे याद रखेंगे, महाराष्ट्र से हो जाएगा। लावणी के नाम पे तमाशा नहीं करेगा तो कौन होगा भाई, महान ही बच्चा होगा, कोई वो अपने घर की स्थिति जानता होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल देखो, यक्षगान डोलुकुनीथा, ये कहाँ की है भाई, यक्षगान और डोलुकुनीथा कहाँ का है, ये कर्नाटक। यक्षगान और डोलुकुनीथा ये दोनों कहाँ के हो जाएंगे, कर्नाटक के हो जाएंगे। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। अब यहाँ से जो भी आपके सवाल बनते हैं, भारत में प्रथम कौन थे, ये प्रथम वो प्रथम, तो सब प्रथम यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद आपका प्रथम में से जो भी सवाल पूछा जाएगा तो वो सारे सही होने लग जाएंगे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखना, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेटिक। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेटिक। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछ रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहे तो लॉर्ड विलियम बेटिक। और ये पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1947 में,
15 अगस्त 1947 को ही तो भारत आज़ाद हुआ था। तो ये उसका गवर्नर जनरल पूछ रहे, प्रथम कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। आप पूछ ले स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये भारत के क्या थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे, और ये क्या था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये कौन थे भाई, ये थे आपके सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले विलियम बेंटिक, प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे पूछ ले, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट पूछ ले कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन थे, कई बार पूछा गया है आर्मी के एग्जाम में। तो भाई प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति थे भाई राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति कौन थे पहले, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पुत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई, जेएल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू कोई, जेएल नेहरू शॉर्टकट बना रखा है ना। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति पूछ ले कौन थे, तो भाई राकेश शर्मा। कब गए थे भाई, 1984 में कहा गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, 1984 में क्या है, अंतरिक्ष में गए थे। देखते हैं भाई नेक्स्ट सवाल, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि इस बार बार इसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। और भारत के सब पूछ ले, पहले स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे भाई, वो रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे भाई, बलदेव सिंह। जिसके पास बल होगा उसको ही तो देंगे, पहले रक्षा मंत्री उसको ही तो बनाएंगे, तो बलदेव सिंह। नेक्स्ट सवाल देख लो, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भाई, तो रविंद्रनाथ टैगोर। पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था भाई, 1913 में नोबेल मिला था। कब मिला था इनको, 1913 में नोबेल मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए। किस पुस्तक के लिए मिला था भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल पुरस्कार पहला। किसके लिए मिला था भाई, किसके लिए मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए ये मिला था। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछ रहा है कौन थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। हमने ऊपर पढ़ा था पिछले वाले सवाल में कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो पुरुष में बता रहा था क्या थे, जेएल नेहरू थे, जेएल नेहरू थे। पहले हमने राष्ट्रपति पढ़े, राष्ट्रपति कौन थे पहले, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अब पढ़ रहे हैं पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति, जो महिला थी और प्रथम पहली बार प्रधानमंत्री बनी। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो वो कौन है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रखा है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भाई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आप रख लो प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। पहली महिला प्रधानमंत्री पूछ ले भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। आपको पता होगा कि इनका नाम भी सुना होगा आपने कि पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देख लो कि नेक्स्ट पूछ रखा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो प्रतिभा पाटिल। ये तो क्या है, राष्ट्रपति, और ये क्या है, प्रधानमंत्री। प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह। ठीक है, इसको पीडीएफ को कम से कम मैं टेलीग्राम पे नोट्स डालूंगा इसके, तो 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए इनका, कि भाई इनमें से कोई भी सवाल पूछ लो गलत नहीं होगा, तो आपके इजी सही हो जाएंगे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो कौन थी वो, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की है। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछ ले, पहली महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी। मेरे साथ साथ बोलो, पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी। पहली राष्ट्रपति पूछ ले, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट सवाल देखो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी भाई, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। कहाँ से थी, उत्तर प्रदेश से थी। नेक्स्ट पूछ ले, आपने क्या क्या पढ़ लिया, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रथम महिला आपने क्या पढ़ा, अब राज्यपाल पढ़ा तो सरोजनी नायडू। अब पूछ ले प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी।
सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी, फातिमा बीवी किसी की बीवी थी। ऐसे नाम याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इनका नाम है वैसे तो, इनके लिए सम्मान भी अपने, लेकिन ट्रिक्स याद रखना। किसी की बीवी बनी थी कौन? सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश। तो फातिमा बीवी, फातिमा बीवी, फातिमा बीवी, एम फातिमा बीवी, याद रख लेना। नेक्स्ट सवाल देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी भाई? बिचेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? बिचेंद्री पाल, बिचेंद्री पाल, बिचेंद्री पाल, बिचेंद्री पाल। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल ये है भाई कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान का क्या नाम है? ये दूसरा नाम है सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक जब भी पूछे तो गफ्फार खान याद रखना, गफ्फार खान। पहले विदेशी नागरिक जिनको किससे सम्मानित किया गया हो? पहले विदेशी नागरिक, विदेशी मतलब जो दूसरे देश का हो, भारत के अलावा, भारत के अलावा जो भी देश है ना वो आपके लिए क्या है? विदेश है। तो वो क्या है? भारत रत्न से सम्मानित। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये किसको दिया गया पहली बार? विदेशी नागरिक। कौन सा विदेशी नागरिक था वो? तो अब्दुल गफ्फार खान। चलते हैं भाई 35वें सवाल पे। 35वें सवाल में देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। स्वास्थ्य दिवस 7 अप, 7 अप, 7 अप, स्वास्थ्य अप्रैल, स्वास्थ्य दिवस 7 अप, 7 अप, स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 7 अप, याद रख लेना, 7 अप, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। मेरे साथ साथ बोलो, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को क्या है? आर्मी का क्या है? ये फेवरेट पर्सन है, आर्मी का मोस्ट फेवरेट पर्सन। ब्रैकेट में सब कुछ आपके लिए तैयार है। ऐसा कंटेंट मेरे हिसाब से पूरे यूट्यूब पर अगर कोई फ्री करवा देना, उनके जो पेड कोर्स है ना, फ्री तो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि आर्मी के लिए जो आप 500 1000 रुपये दे रहे हो बैच के लिए, अगर वो ऐसा करवा भी देना मेरे जैसे क्वेश्चंस, तो बता देना मुझे, ठीक है? इस तरीके से पढ़ा दे तो कोई। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य कब कब होगा मतलब समझ जाओ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का कि इससे ख़राब होगा इससे अच्छा होगा। तो 7 अप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मी में बार बार पूछा जाता है, 5 जून, 5 जून। नेक्स्ट सवाल देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है भाई? 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मेरे साथ साथ बोलो, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये सभी डे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वापस से लेके चलता हूँ। स्वास्थ्य दिवस 7 अप, 7 अप, 7 अप्रैल। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। जब पूछ ले कि महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले तो 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। पर्यावरण दिवस पूछ ले, विश्व पर्यावरण दिवस पूछ ले तो 5 जून, 5 जून। नेक्स्ट पूछ ले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी, 28 फरवरी। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था भाई, मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डेज किस तारीख को मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो कि भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस पूछ ले कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के क्या है? उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई,
मतलब किस तारीख को मनाया जाता है पूछ ले तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछ ले कि विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को क्या है ये मनाया जाता है। अब हमने दिसंबर की 3 चीज़ें पढ़ ली। 1 दिसंबर याद होना चाहिए, तो पढ़ लिया वो। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस। और अभी मैंने पढ़ा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का संबंध पूछ ले किस खेल से है? तो मेजर ध्यानचंद जी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। इसलिए जो क्या कहते हैं भाई, हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। इनको ऑफर आए बहुत सारे देशों से कि आप अपना देश इंडिया छोड़ दो और हमारे देश के लिए खेलो, हम आपको अच्छा खाना देंगे, लग्जरी कार देंगे, लग्जरी लाइफ स्टाइल देंगे। क्योंकि इनको बहुत बेहतरीन हॉकी खेलना आता था। लेकिन ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना ज़मीर नहीं बेचा और अपने देशभक्ति, ये चीज़ होती है भाई, तो इन्होंने अपने देश में रहने का ही सोचा और अपने देश का नाम ऊँचा किया। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किन की याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पूछ ले कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। 1 दिसंबर को क्या था भाई? एड्स दिवस, एड्स वाला था, एड्स वाला डे 1 दिसंबर को। तो खेल दिवस पूछ रहा है तो दोनों अगस्त, 29 अगस्त। दोनों साथ मिलके तो खेलेंगे, दोनों साथ मिलके तो क्या करेंगे? खेलेंगे। तो 29 अगस्त। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? पूछ ले, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी डे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और लगभग हर शिफ्ट में एक डे पूछा ही जाएगा इनमें से। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भाई कारगिल विजय दिवस? 26 जुलाई 1999, 26 जुलाई को मनाया जाता है। दिन पूछेगा ऐसे तो। और ये तो है 1999 में क्या है, ये हुआ था युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कारगिल विजय दिवस भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ था और भारत क्या उसमें जीता था, भारत जीता था, 1999 में हुआ था। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट पूछ ले, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है भारत में? कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या है भाई भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछ ले तो 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस पूछ ले तो 26 जनवरी, और पूछ ले शहीद दिवस तो 30 जनवरी, शहीद दिवस पूछ ले तो 30 जनवरी, शहीद दिवस पूछ ले तो 30 जनवरी हो जाएगा सही जवाब। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है भाई मंदिर वाले सवाल आ गए हैं, स्टैटिक जीके में जो बार बार रिपीट होते हैं। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम गुवाहाटी में स्थित है। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई? असम गुवाहाटी में। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है भाई? असम गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट पूछ ले कि ब्लैक पैगोडा और वाइट पैगोडा दोनों कहाँ है भाई? ये दोनों ही कहाँ है भाई? उड़ीसा में। ब्लैक पैगोडा और वाइट पैगोडा। कोणार्क के सूर्य मंदिर का नाम क्या है? ये पूछ रहे तो ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा क्या कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं भाई? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या है भाई? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो और ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद। अजंता और एलोरा की गुफाएं पूछ ली। अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं पहले भी आ लिया है और एलोरा की गुफाएं दोनों कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट बोले स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे भाई? अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर पंजाब में है। तो और पूछ ले लाल किला और ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? लाल किला और ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ये पूछ ले कि लाल किला और ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार कौन थे? तो कौन थे भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल और लाल किला के वास्तुकार पूछ ले कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल और लाल किला के वास्तुकार पूछ ले तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल कहाँ है भाई? आगरा में है। और लाल किला कहाँ है भाई? नई दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट अब आपके और अच्छे सवाल आएंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो पूरा पूछ ले किसने करवाया था? कुतुब मीनार कहाँ पे है? नई दिल्ली में ही है, शायद दिल्ली में है ये कुतुब मीनार।
और किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने क्या है भाई, ये पूरा करवाया। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और शुरुआत किसने करी थी भाई? कुतुब मीनार। कुतुब दिख रहा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है भाई, इसकी शुरुआत करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत करी थी, लेकिन वो क्या है, पूरे नहीं बनवा पाए। तो पूरा किसने किया? ये इल्तुतमिश ने किया, इल्तुतमिश ने किया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया पूछ ले, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ ले तो मुंबई। और इंडिया गेट पूछ ले तो दिल्ली। ये याद रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। इंडिया गेट दिल्ली, इंडिया गेट दिल्ली, इंडिया गेट दिल्ली। और गेटवे ऑफ इंडिया पूछ ले तो मुंबई। चार मीनार पूछ ले कहाँ पे स्थित है? चार मीनार कहाँ है भाई? चार मीनार पूछ ले, चार मीनार कहाँ है भाई? हैदराबाद तेलंगाना में। चार मीनार पूछ ले कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है भाई? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो खजुराहो का मंदिर जो है वो कहाँ पे है भाई? पहले ये देखो कि वो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजूर क्या है भाई? मध्य में से ही फाड़ के खाते हैं, फाड़ के क्या, तोड़ के, मतलब जैसे भी आप समझो, खजूर को फाड़ के खाते हैं, ठीक है। उसके बीच में से जो आता है बीज सा एक, उसको निकाल देते हैं बीज कईयों में, तो उसको क्या है, खजूर को मध्य में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। किसने निर्माण करवाया? चंदेल शासकों ने, चंदेल शासकों ने। अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने करी थी? तो गुरु रामदास जी ने करी थी। अमृतसर शहर की स्थापना, अमृतसर में ही क्या है भाई? स्वर्ण मंदिर स्थित है, स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो उसकी स्थापना किस सिख गुरु ने करी थी? गुरु रामदास जी ने करी थी, गुरु रामदास जी ने करी थी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये कुछ नारे दिए गए भाई, तो इन नारों से भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ के लाया हूँ इस वीडियो में, सब कुछ नहीं छोड़ लाया हूँ जीके का आपके लिए बहुत ज़्यादातर हिस्सा। अब कुछ इकोनॉमिक्स और वो बचेंगे, अगर वो कहोगे तो वो भी करवा दूंगा। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र ने, आप बोलते हो ना हर बार कमेंट में जय हिंद भाई, जय हिंद भाई, तो किसने नारा दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद कौन बोलता है भाई? बोस। सब क्या बोलते हैं? जय हिंद अपने बोस को बोलते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। कहाँ से लिया गया है भाई? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखो, करो या मरो, डू और डाई आंदोलन का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन से शुरू किया था? तो कब शुरू किया गया था भाई? ये असहयोग आंदोलन से शुरू। एक मिनट रुक जाओ, करो या मरो, हाँ करो या मरो तो बाद में दिया था। असहयोग आंदोलन को वापस लिया था शायद 1922 में, ऐसा है कुछ। तो करो या मरो, ये तो आखिरी में करो या मरो। तो डू और डाई तो कब हुआ था भाई? आखिरी में ही हुआ था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन को दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया 1942 में। क्या है इसका मतलब? इसका अर्थ था कि अंग्रेजों भारत को छोड़ दो। तो क्या दे दिया? करो या मरो। अब डू और डाई खेलो, और अब क्या है? करो या मरो। कब दिया? 1942 में दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। किसने दिया था भाई? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो किसने कहा था ये? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब तक क्या क्या लिया भाई? जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। करो या मरो का नारा पूछ ले किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया। तो किस आंदोलन में दिया था करो या मरो का नारा? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। नेक्स्ट सवाल देखो कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है पूछे तो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये बोस साहब ने लिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल भाई आपसे पूछा गया है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिनको कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य विष्णुगुप्त भी इनको कहते हैं। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक कौन है भाई? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है भाई? चाणक्य ने लिखी है। पंचतंत्र पूछ रहे किसने लिखी है? पंचतंत्र के लेखक कौन है भाई? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है भाई? विष्णु शर्मा। आप बोलोगे भाई कैसे याद करें? 2-3 बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य। नेक्स्ट पूछ ले, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? भारत की खोज किसने लिखी? सबसे पहले भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो JL नेहरू ने लिखी थी, JL नेहरू ने लिखी थी। इंडिका पूछ ले, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे भाई? मेगास्थनीज थे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे भाई? मेगास्थनीज थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछ ले तो जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज की पुस्तक किसने लिखी थी? भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट वाले को इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मैगस्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भाई मैगस्थनीज थे। नेक्स्ट देखो, गोधन और गबन किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? गोधन और गबन किसकी प्रसिद्ध? गोधन और गबन किसकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध? ये तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब भाई मैंने जो पहले वीडियो डाली थी उसमें भी ये क्वेश्चंस करवा दिए थे ज्योग्राफी के और कंप्लीट पॉलिटिकल के, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। उससे बाहर भी एक भी सवाल नहीं आएगा, तो कल ही मैंने वो अपलोड करी है, इससे पहले ही मिल जाएगी, जाके देख लेना, वीडियोज़ में भी मिल जाएगी। तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ले, इसमें से मैं क्या है उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो चार्ट के लिया, मतलब कुछ भी मैं जाता नहीं, इसका मकसद सिर्फ ये लाया हूँ ना, मैं दोबारा ये लाया हूँ ज्योग्राफिक और पॉलिटिकल के पर्सन, इसका उद्देश्य आपको रिवीजन करवाना फिर से, ताकि आपका जीके में एक भी नंबर कट ना हो। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कितना है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया था। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बनाया गया था भाई? सतलुज नदी पर बनाया गया था। ये क्या है? हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर है। कौन सा बांध है भाई? हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट सवाल आ गया, ये बार बार करवाया हुआ था तब भी, कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध पूछ ले तो हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। सबसे लंबा बांध पूछ ले तो कहाँ है भाई? हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है तो टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। टिहरी बांध कहाँ बनाया गया? बांध क्या भाई? नदियों के पानी के बहाव को क्या है रोकने के काम आते हैं, तो ये नदियों पे ही बनाए जाते हैं बांध। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। सबसे लंबा बांध ये आ गया, देख लो। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा पूछे, ऊंचाई किसकी ज़्यादा है? तो टिहरी। ऊंचाई किसकी ज़्यादा है? तो टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। सबसे लंबा पूछ रहा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा हो जाएगा। सबसे लंबा बांध पूछ रहा है तो हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। पहले भी करवा दिया था, इसीलिए मैं जल्दी अब लेके चलता हूँ। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील क्या है भाई? सब ये पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी झील है भाई? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ स्थित है भाई? चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, स्थित है उड़ीसा में। हाँ, उड़ीसा में चिल्का झील। नेक्स्ट पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो मीठे पानी की पूछ ले, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है भाई? वुलर झील। वुलर झील कहाँ पे है ये मेरे भाई? J&K, जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, ये गलत हो गया, इसमें की नहीं आएगा। अगर इसका आंसर गोदावरी नदी है तो इसमें की नहीं आएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा पूछ ले किसको कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा पूछ ले तो किसको कहते हैं भाई? गोदावरी को कहते हैं। और मैंने आपको बताया था दक्षिण की गंगा कह दे तो की बीच में आ गया तो कावेरी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा कावेरी। कैसे क्या हो जाएगा भाई? कावेरी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा पूछ ले तो क्या हो जाएगा? कावेरी हो जाएगा। अगर खाली दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा पूछे तो गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। पूछ ले। नेक्स्ट वाला से पूछा गया है, भारत का एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भारत का? तो ये बैरन द्वीप है। तो बैरन द्वीप कहाँ पे है भाई? बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। कहाँ पे है भाई? अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार में है। कहाँ पे है ये बैरन द्वीप? अंडमान और निकोबार में है। नेक्स्ट सवाल देखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ रहा है कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? गॉडविन ऑस्टिन। और नोट क्या लिख रखा है? अगर विकल्प में K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन ना हो तो क्या हो जाएगा भाई? कंचनजंगा सही हो जाएगा। कंचनजंगा क्या है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पूछ ले कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई एक सिंह वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। कहाँ पे है ये? असम में है, असम में है। पहला पूछ ले, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है ये भाई? उत्तराखंड में है। इसी को ही क्या है? रामगंगा भी कहते हैं, रामगंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट चलो 75वें सवाल पे। नेक्स्ट सवाल भाई आपसे पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध सबको पता है कि भाई
1526 में। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई युद्ध? क्योंकि इसी के तहत क्या है भाई, बाबर जीता था इसमें और मुगल वंश की स्थापना भारत में हो गई थी। मुगल वंश की स्थापना पूछ रहे किस युद्ध के द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के तहत ये हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या है? 1526 में। 1526 में क्या है भाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या है? 1526 में। 1526 में क्या है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और इसी से क्या हुई भाई, पानीपत के प्रथम युद्ध से ही फिर क्या है, भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। और ये मुस्लिम क्या है, मतलब मुस्लिम लोग जो है वो भारत में आ गए। नेक्स्ट देखो, दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध पूछ ले तो 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इसी से क्या हुई, मुगल वंश की स्थापना हुई। दूसरा युद्ध पूछ ले भाई, दूसरा युद्ध पूछ ले किसके बीच में हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। पहला कब हुआ? 1526 में। पहला कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ ले 1526 में। दूसरा युद्ध पूछ रहा है कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो अब 1556 में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ भाई? 1556 में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ। किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। तीसरा युद्ध पूछ ले तो कब हुआ भाई? 1761 में हुआ। तीसरा युद्ध कब हुआ पानीपत का? 1761 में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब याद रखना, मेरे साथ साथ बोलो। 1526 में क्या हुआ भाई? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ भाई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। प्रथम युद्ध के बाद ही क्या है भाई, भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। नेक्स्ट पूछ ले 1556 में पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ ले कब हुआ? तो कब हुआ होगा भाई? 1556 में हुआ होगा। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध पूछ ले तो कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ भाई? 1761 में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट पूछ ले कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध प्रसिद्ध युद्ध 1576 में। 1576 में क्या भाई? हल्दी घाटी का युद्ध प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पूछ ले प्लासी का युद्ध किस वर्ष के बीच, किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में क्या प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था भाई? 1757 में लड़ा गया था। अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में क्या है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 1757 में लड़ा गया था। तो अब हमने ये प्रमुख युद्ध देखे हैं यहाँ पे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। किन किन के बीच हुआ भाई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। नेक्स्ट सवाल देखो, बाबर जीता था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीता था और मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ। किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच। तीसरा युद्ध पूछ ले कब हुआ? तो 1761 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध प्रसिद्ध युद्ध पूछ ले। हल्दी घाटी का क्या है? प्रसिद्ध युद्ध है। कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध पूछ ले कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। नेक्स्ट सवाल देखो, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में। अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध पूछ ले कब लड़ा गया था? तो 1764 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध पूछ ले कब लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध। और 1764 में कौन सा युद्ध था भाई? बक्सर का युद्ध था। 1764 में क्या था भाई? बक्सर का युद्ध। और 1757 में पूछ ले कौन सा युद्ध था? तो भाई प्लासी का युद्ध था। 1764 में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है सारे सवाल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भाई? 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो अब भाई मेरे भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया हो दोस्त, एक लाइक ज़रूर कर जाना और कमेंट में बताना कि मेरी मेहनत कैसी लगती है आपको। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, कैसी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। यही चीज़ें हैं भाई, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन थे भाई ये? इनके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये भी पूछ ले कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और पूछे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट पूछ ले ब्रह्म समाज और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं
तो आपकी 12वीं पूछे जाएंगे 2026 में। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं हर शिफ्ट में, किसी किसी की शिफ्ट में चेंज होकर आने वाले हैं, लेकिन हर शिफ्ट में 5 से 6 सवाल, 6 से 7 सवाल इसमें से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। पहले तो याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। किसने करी थी भाई? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी भाई? तो किसने करी थी? 1828 में राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। आर्य समाज पूछ ले, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना करी थी, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी 1875 में। 1875 में करी थी। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था और उन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हमने अभी पढ़ा था। कौन से समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने? 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो इनका मूल नाम क्या था भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या था भाई? मूल नाम ही मूलशंकर था। और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया था भाई? कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट यहीं से देख लो, फिर से करवा देता हूँ। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध पूछे 1757। बक्सर का युद्ध पूछे 1764। गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौता 1931। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के कौन से राजनीतिक गुरु थे? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 राजा राम मोहन राय। आर्य समाज पूछ ले, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। आर्य समाज की स्थापना 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था और उन्हें कौन सा नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था भाई? मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। नारा क्या दिया था भाई? वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? 1897 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। 1897 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती दिमाग में रह गया क्योंकि ऊपर बार बार भी वही आ रहे थे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी भाई? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में करी थी। अब ये देख लो, 3 चीज़ें हो गई। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल देखो, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। रामकृष्ण मिशन पूछ ले, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में करी थी। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है भाई कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? पहले भी करवा दिया है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था भाई? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कुल राशि कितनी लगी थी भाई? 64 लाख रुपए लगी थी। 64 लाख रुपए लगी थी संविधान को बनने में, लगभग 64 लाख रुपए लगी थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर को क्या कहते हैं भाई? संविधान का जनक भी कहते हैं, संविधान का जनक और संविधान का पिता भी कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी को क्या है? संविधान का जनक या संविधान का पिता भी कहते हैं। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान लागू कब हुआ? तभी से हम क्या हो गए? गणतंत्र हो गए। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मेरे साथ साथ बोलो, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट सवाल पूछ रहे भाई, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछ ले जाए, अनुच्छेद बता देंगे भाई, 12 से 35 तक है और कई बार करवा दिया। कहाँ से है भाई? अमेरिका से लिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है भाई कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में पूछा गया तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। वर्तमान में पूछ ले कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में पूछ ले कितनी थी? तो 8 थी। मूल संविधान में मतलब बिना संशोधन किए पहले संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 थी। और वर्तमान में पूछ ले तो कितनी है भाई? 12 है। वर्तमान में पूछ ले कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में पूछ रहे कि राष्ट्रपति कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू। समझ गए? राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है भाई? राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है भाई? ये सूर्यकांत नाम है इनका, सूर्यकांत।
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रही। राज्यसभा को देखो पहले क्या कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। सदस्यों का कार्यकाल पूछ ले तो क्या होता है भाई, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल देखो, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई, 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के चुनाव के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवालों पे। नेक्स्ट सवाल भाई आपसे पूछा गया है ओलंपिक से कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी सबको पता ही है, 1896 में एथेंस ग्रीस से, एथेंस ग्रीस में हुई थी। कब हुई थी भाई आधुनिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो 1896 में। कहाँ हुई थी, तो एथेंस ग्रीस से हुई थी। एथेंस ग्रीस से हुई थी। कब, 1896 में एथेंस ग्रीस से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, बार बार पूछा जाता है कि डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है भाई, फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी और सिक्के नायडू, रणजी पता होगा क्रिकेट खेलते हैं रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, और सिक्के नायडू ट्रॉफी भी किससे हो जाएगी, फिर क्रिकेट से हो जाएगी। डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी याद रखना फुटबॉल। संतोष क्या भाई, फुट से बॉल को मारती है। संतोष फुट यानी पैर से बॉल को मारती है। संतोष फुट से पैर को बॉल मारती है। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, और डुरंड कप ये भी क्या हो जाएगा, फुटबॉल से ही हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी और सिक्के नायडू ट्रॉफी पूछे तो क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी और सिक्के नायडू ट्रॉफी जब भी पूछे तो क्या लगाना है, क्रिकेट लगाना है। नेक्स्ट सवाल देखो, थॉमस कप और उबेर कप, थॉमस कप और उबेर कप, थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है भाई, बैडमिंटन से। थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। पैलेंटिक और ऑफ साइड तो किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल से। पैलेंटिक कप और ऑफ साइड किससे संबंधित है भाई, फुटबॉल से है। चेकमेट किस में होता है, चेकमेट किस खेल से संबंधित है, पूछ ले तो शतरंज से है। वाइड बॉल, ओवर, ये पूछ ले तो किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। एक ओवर में कितनी गेंद होती है भाई, एक ओवर में कितनी गेंद होती है, 6 गेंद होती है। नेक्स्ट पूछ रखा है यूएनओ, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी भाई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को क्या है भाई, यूएनओ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को क्या है मेरे भाई, यूएनओ की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी भाई, न्यूयॉर्क अमेरिका में, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट सवालों पे। नेक्स्ट वाला आपसे पूछ रहा है भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है भाई, द हेग नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है भाई, द हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट पूछ रखा है भाई कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है भाई, काठमांडू, नेपाल। सार्क का मुख्यालय कहाँ है भाई, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है भाई, काठमांडू, नेपाल। काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी भी है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है भाई, सार्क का मुख्यालय पूछ ले कहाँ है, तो काठमांडू, नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछ ले तो द हेग नीदरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट सवालों पे। ये भी सवाल भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी चीज़ें हड़की नहीं है। इस साइड में सब बढ़िया चीज़ें लेके आया हूँ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ ले, सबसे बड़ा महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। सबसे महाद्वीप को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व का, तो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ ले तो कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ ले तो एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ ले तो एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा पूछ ले तो भाई ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विश्व का सबसे बड़ा या सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा और या गहरा महासागर पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा या गहरा महासागर पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसी महासागर के बीच विश्व का सबसे गहरा बिंदु मरियाना द्वीप इसी में है। सबसे बड़ा यहाँ क्या पूछ रहा है, महाद्वीप पूछ रहा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई, तो एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पूछ रहा है सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर, यहाँ महासागर पूछ रहा है तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और इसी में क्या है, सबसे गहरा बिंदु है मरियाना गर्त। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका। सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका। सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका। सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका। सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी। सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान है।
अफ्रीका में स्थित है। सारा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछ ले तो सारा रेगिस्तान है। और भारत में पूछ ले कौन सा मरुस्थल है तो थार का मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ रहा है, मतलब रेगिस्तान पूछ रहा है, तो कौन सा है भाई? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भाई? सारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। विश्व का पता है सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है? सारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। एशिया पूछ ले, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी। और भारत का पूछ ले तो क्या है? थार है, थार का मरुस्थल है। तो यहाँ पूछ रहे हैं विश्व का, तो विश्व की जब भी बात होगी तो विश्व में क्या है? आप सबको क्या देते हैं? सहारा देते हैं। विश्व में लोग क्या है? एक दूसरे को सहारा देते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है भाई? तो सारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। एशिया का पूछ ले कौन सा है? तो भाई गोबी। और भारत का कौन सा मरुस्थल है? थार का है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, पूछा गया है अपने से कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पहले ये देखो, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भाई ये माउंट एवरेस्ट है। मेरे साथ साथ बोलो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। लंबाई कितनी दे रखी है? तो 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर। नेक्स्ट पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है भाई ये? माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं भाई? सागर माथा कहते हैं, सागर माता कहते हैं। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश कौन सा था? मतलब पेपर करेंसी जिसने पहले जारी करी थी सबसे पहले, तो सबसे पहले आगे कौन निकल के भगता है? तो चीन भगता है, चीन हो जाएगा। कागज मतलब पेपर की जो करेंसी है जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो चीन। कागज की जो करेंसी सबसे पहले जारी करी थी किस देश ने करी थी? तो चीन ने, क्योंकि चीन एडवांस चलता है। सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है, सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है, तो द्वीप कौन सा है भाई? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछता तो महाद्वीप कौन सा था भाई? वो एशिया महाद्वीप था। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछता तो मैं बताता एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप पूछता तो मैं बताता ऑस्ट्रेलिया। अब तुम द्वीप पूछ रहे हो तो भाई सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा भाई? ग्रीनलैंड है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है भाई, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है और ये कहाँ से लिया गया है? तो जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम की रचयिता कौन है? भारत का क्या है भाई? राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रगीत क्या है भाई? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। देखो भाई कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है भाई? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। रचयिता कौन है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास से क्या है वंदे मातरम लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। तो भारत का सबसे राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रगीत पूछ ले क्या है? तो वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है भाई भारत का? तो वंदे मातरम। की रचयिता कौन है भाई? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ से लिया गया है भाई? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ ले। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ ले तो पहले लंबाई दे दे। तो लंबाई क्या है? ज़्यादा है, 3:2। तो तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो क्या आएगा? 3:2। और चौड़ाई और लंबाई का पूछ ले तो चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा, तो लंबाई 3। लंबाई को 3 कर देना और चौड़ाई को 2 कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। पूछ रहा है कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ। तो लंबाई को 3 और चौड़ाई का 2, तो 3:2। और यहाँ पूछ ले कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताओ। तो चौड़ाई 2, लंबाई 3, तो 2:3। तो लंबाई को 3 मानना है, चौड़ाई को 2 मानना है। तिरंगे के बीच में स्थित चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? बार बार पूछा जाता है। 24 तिल्लियाँ होती है, जिसका रंग क्या है भाई? गहरा नीला होता है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रगान जन गण मन को गाने का निर्धारित समय कितना है भाई? तो 52 सेकंड है। और संचित रूप में कम समय में गाना हो तो 20 सेकंड में भी गाना इसे गाने में लगा सकते हैं, 20 सेकंड में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पूछ लिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? किस राज्य की है? तो भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछ ले कि 2011 के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछ ले किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा राज्य पूछ ले तो राजस्थान, अपना प्यारा राजस्थान। सबसे छोटा राज्य पूछ ले तो सबसे छोटा राज्य वही गोवा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछ ले कि 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? तो वो बिहार में रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या जब भी पूछेगा तो कहाँ हो जाएगी भाई? सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछेगा तो अपने प्यारे उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हो जाएगी। सबसे कम जनसंख्या वाला पूछ क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पूछ रहा है भाई कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात और साक्षरता सबसे अधिक है? लिंगानुपात और साक्षरता किस राज्य में सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात और साक्षरता किस राज्य में सबसे अधिक है? तो भाई केरल में है, केरल में है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और छोटा राज्य अभी करवाया था। बड़ा राज्य राजस्थान, छोटा राज्य गोवा, छोटा राज्य गोवा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
आपसे भाई कई बार मैंने देखा है स्टैटिक जीके में ज़्यादातर बार आपसे आर्मी में ये सवाल जीके में भी, और वो जो है कई बार रीजनिंग में भी ऐसे सवाल पूछ लेता है कि बांग्लादेश को दे देगा, बांग्लादेश का संबंध ढाका से है तो नेपाल का संबंध किससे हो जाएगा, ऐसे भी दे देता है रीजनिंग में। तो ये क्वेश्चन आपको मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए कि पड़ोसी देशों से संबंधित जब भी मुद्रा पूछे, राजधानी पूछे तो याद कर लेना। बांग्लादेश की राजधानी, मेरे साथ बोलो, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका। राजधानी जब भी पूछेगा भाई याद हो गया मेरे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। वहीं मुद्रा पूछ ले बांग्लादेश की तो टका। बांग्लादेश की मुद्रा पूछ ले तो टका। नेक्स्ट पूछ रहा है जापान की राजधानी क्या है और इसकी संसद को क्या कहा जाता है। जापान वेरी इंपॉर्टेंट देश, आपके लिए बार बार पूछा जाता है कि जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा पूछ ली क्या है तो येन है। मुद्रा पूछ ली क्या है? येन है। तो संसद का नाम क्या है वहाँ पे? डाइट। जापान की जो संसद है उसका नाम क्या है भाई? डाइट है। डाइट, DIET, डाइट है। जापान की राजधानी क्या है भाई? जापान की राजधानी पूछ ली क्या है तो टोक्यो। जापान की मुद्रा पूछ ले तो क्या है भाई? येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की राजधानी पूछ ले तो टोक्यो। और संसद का नाम क्या है भाई? जापान की संसद का नाम है डाइट। ऐसा वाले हो, श्रीलंका की कॉमर्शियल राजधानी क्या है? कॉमर्शियल राजधानी क्या है? और भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि करती है, अलग करती है? तो पाक जलडमरू मध्य क्या है भाई? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और वर्तमान में पूछ रही राजधानी कौन सी श्रीलंका की? तो श्री जयवर्धनेपुरम। श्री जयवर्धनेपुरम। यहाँ पूछ रहा भाई नेक्स्ट, हाँ बढ़िया देश करवा रखे हैं, सारे बार बार पूछे जाते हैं। USA की राजधानी क्या है? US यानी अमेरिका की राजधानी पूछ ले तो कहाँ है भाई? वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC। अमेरिका की राजधानी पूछ रहा है, अमेरिका की राजधानी क्या है भाई? वॉशिंगटन DC है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC है। यदि नदी क्या है भाई? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। यह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका कहाँ स्थित है भाई? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका कहाँ स्थित है भाई? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पूछ रहा है अमेरिका की राजधानी क्या है भाई? वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC। चलते भाई नेक्स्ट सवाल पे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। याद रखना, कैनबरा। कैनबरा, कैनबरा, कैनबरा नहीं, कैनबरा, 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 कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं? सिडनी या मेलबर्न लगा के गलती कर देते हैं, दिमाग में ऐसा बैठा रहता है, तो इसे भाई याद रख लेना। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की बैटिंग देखिए, क्रिकेट देखते वो समझ जाएगा। तो उसको देखते ही क्या है जी? घबरा जाता है। कभी मैक्सवेल मारता है, कभी स्मिथ मारता है, तो जी घबरा जाता है, तो कैनबरा हो जाएगा। मैंने आपको बताया अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC और पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है अमेरिका। नेक्स्ट सवाल पूछ लिया श्री जयवर्धनेपुरम श्रीलंका की राजधानी, जल संधि पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट पूछ लिया जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। संसद डाइट। राजधानी टोक्यो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका। चलते भाई नेक्स्ट सवालों पे। नेक्स्ट सवाल क्या भाई? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय चावल कहाँ पे खाई भाई? उड़ीसा में खूब खाए जाते हैं। कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट पूछ लेगी भारतीय कृषि अनुसंधान प्रस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पूछ ले बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARK। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में है। ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र। ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र। बाबा परमाणु केंद्र कहाँ है भाई? बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र तो ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। भारत कृषि अनुसंधान पूछ ले तो नई दिल्ली में। कृषि अनुसंधान पूछ ले तो नई दिल्ली में। चावल वाला पूछ ले कि चावल, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये जरूर याद रखना, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र तो कहाँ हो जाएगा? ट्रोम्पे मुंबई महाराष्ट्र। सफ़ेद हाथियों वाला देश किसे कहते हैं भाई? थाईलैंड को। सफ़ेद हाथियों वाला देश किसको कहते हैं मेरे भाई? साथियों को। साथियों का नाम है यार, थोड़ा गला सूख गया है तो आवाज़ में दिक्कत आ रही है। सफ़ेद हाथियों वाला देश किसको कहा जाता है? लेकिन अब क्लास पूरे करके ही पानी पियेंगे, इतने पानी भी नहीं पियेंगे तो गला सूख जाए पूरा। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है भाई? थाईलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य वाला देश किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ द राइजिंग सन मतलब उगते सूर्य वाला देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और छिपते सूर्य वाला देश किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश याद रखना जापान, छिपते सूर्य का पूछे तो
याद रखना। चिपते सूर्य पूछे तो नॉर्वे। गुलाबी नगरी और झीलों की नगरी भारत में किसे कहा जाता है? तो ये दोनों ही क्या है भाई, राजस्थान में है। गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं और झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। दोनों क्या है भाई, राजस्थान में है। और जिलों की नगरी सेंटर में अगर ये उदयपुर ना हो ऑप्शन में और मध्य प्रदेश हो भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल हो तो भोपाल लगा देना, हो जाएगा सही जवाब। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा, लेकिन गुलाबी नगरी तो पूछे तो जयपुर को कहते हैं, जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं वैसे। और अगर उदयपुर ऑप्शन में ना हो भोपाल हो तो भोपाल लगा देना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल 125 आपसे पूछा गया था, भारत का पिट्सबर्ग इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग इतिहास नगरी, इस्पात नगरी, इतिहास नहीं, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? स्टील सिटी। स्टील सिटी किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग स्टील सिटी किसे कहा जाता है? स्टील सिटी किसे कहा जाता है भाई? जमशेदपुर झारखंड को। जमशेदपुर झारखंड को क्या है, स्टील सिटी कहा जाता है, क्योंकि वहीं पे क्या है भाई, ये मतलब इस्पात संयंत्र भी है वहाँ पे, इस्पात संयंत्र भी है, तो क्या है भाई, जमशेदपुर झारखंड को ही कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट ज्योग्राफी और कंप्लीट पॉलिटिकल भी बढ़िया तरीके से समझा दी थी, तो इसमें भी वो सवाल हैं, वही सवाल है, तो और उनको क्या है अच्छे से लिख लेना। उसमें मैंने आपको नदियाँ और उसके किनारे बसे शहर भी बता दी, मतलब पूरा झील वगैरह सब कुछ करवा दी थी। तो बिहार का सोर ऑफ इंडिया, सोर ऑफ बिहार, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। तो बिहार का शोक जब भी पूछेगा कोसी नदी, बिहार का शोक जब भी पूछेगा एग्जाम में कोसी नदी लगाना, बिहार का शोक पूछेगा तो कोसी नदी लगानी है। और बंगाल का शोक मैंने बताया था दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है भाई? बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट वाले को, आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे बसे हैं? तो दोनों यमुना नदी के किनारे बसे हैं। आगरा और दिल्ली पूछ ले किस नदी के किनारे बसे हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हैं। आगरा और कानपुर शहर जब भी पूछेगा ना, कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। कानपुर शहर जब भी पूछेगा तो कानपुर शहर क्या है? गंगा नदी के बसा हुआ किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो पूछ रहा है आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? आगरा और दिल्ली जब भी पूछे किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? आगरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अयोध्या कहाँ पे बसा है भाई? प्रसिद्ध शहर अयोध्या। अयोध्या में अब कैसे राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, तो अब ये क्या इंपॉर्टेंट और हो गया एग्जाम के लिए। तो कहाँ पे बसा है भाई? ये सरयू नदी के किनारे बसा है। ये सवाल आगामी परीक्षाओं के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या है? गो को माँ मानते हैं, तो गोमती नदी। लखनऊ नवाबों का शहर। दूसरे नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आपके 20 सवाल और बच गए, और 20 सवाल के बाद आपकी स्टैटिक जीके लगभग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। स्टैटिक जीके में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो एक सवाल आते हैं वैसे, वो लिख लेना, वो और लिख लेना, मतलब तो वो मैं लिख के इसमें नहीं आ पाया ऐसा। तो गुड़ी पड़वा कहाँ की नववर्ष है? नववर्ष से संबंधित सवाल भी आपसे पूछता है। तो गुड़ी पड़वा कहाँ की नववर्ष है? महाराष्ट्र की है। तमिलनाडु की नववर्ष को क्या कहते हैं भाई? तमिलनाडु के नववर्ष को लिख लेना पुथुंडू। ये पूछे जाते हैं भाई, पुथुंडू। तमिलनाडु के नववर्ष को क्या कहते हैं? पुथुंडू। कर्नाटक की, तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनकी क्या है? एक ही नववर्ष है। आंध्र प्रदेश, इनकी एक ही नववर्ष है, उगादी। उगादी को क्या कहते हैं? दक्षिण का नववर्ष भी कहते हैं। दक्षिण का नववर्ष भी कहते हैं, इसीलिए दक्षिण का नववर्ष भी कहते हैं। गुड़ी पड़वा हो गया, ये हो गया। पंजाब का पूछ ले, पंजाब का नववर्ष क्या है? बैसाखी। पंजाब का नववर्ष क्या है? बैसाखी। और पश्चिम बंगाल का नववर्ष पूछ ले किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल का नववर्ष पूछ ले तो किसे कहते हैं भाई? पोयला बैसाखी कोई क्या है भाई? पोयला बैसाखी कोई क्या है? पश्चिम बंगाल का नववर्ष कहते हैं। तो ये नववर्ष से संबंधित कुछ सवाल थे, और कुछ बच गया होगा तो वो आगे देख लेंगे। चलते हैं भाई नेक्स्ट 131वें सवाल पे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो मेरे भाई कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सबको पता है भाई, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक सबको पता है, नाम में मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से क्या है? प्रधानमंत्री किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। किसको हरा दिया था भाई? गणानंद को हरा के बने थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और पूछ ले गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे भाई? श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और समुद्रगुप्त को क्या है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पूछ ले तो समुद्रगुप्त को क्या है? भारत का नेपोलियन
कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। मुगल साम्राज्य की नींव अभी बता रहा था, मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने किस युद्ध के बाद रखी? तो 1526 में क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का क्या है? फर्स्ट युद्ध हुआ। उसमें बाबर जीता। किसको हराया? बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। और इसी के साथ क्या है, वो भारत में प्रवेश कर गए थे और मुगल वंश की नींव रख दी थी। नेक्स्ट देखो, गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है? गुलाम वंश की स्थापना करी थी। 1206 में क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। सिख धर्म के संस्थापक पूछ ले तो गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के संस्थापक कौन है भाई? गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव जी। यानी सिखों के पहले गुरु भी यही है। सिखों के पहले गुरु पूछ ले गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के प्रथम गुरु पूछ ले गुरु नानक देव जी। चलते भाई नेक्स्ट सवालों पे। जैन धर्म में पूछ ले टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। और प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर ही पूछा जाता है, क्योंकि 24 ज़्यादातर किसी के याद में नहीं रहते। और प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम तीर्थंकर पूछ ले, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछ ले तो ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछेगा आपसे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, बार बार पूछा जाएगा, तो कौन है? ऋषभदेव है। और 24वें तीर्थंकर पूछ ले तो महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर पूछ ले तो महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर पूछ ले तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट पूछ रहा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उन्होंने पहला उपदेश कहा दिया था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध थे। वैसे तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था भाई? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जो पहला उपदेश कहा दिया था गौतम बुद्ध ने अपना? गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कि बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। पहला उपदेश कहा दिया था गौतम बुद्ध ने तो धर्म चक्र सारनाथ में दिया था। इसे क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन कब कहा गया भाई? जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किया। गौतम बुद्ध का पहले का नाम, बचपन का नाम पूछ ले तो सिद्धार्थ है। और क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। जैन धर्म के संस्थापक पूछ ले तो ऋषभदेव, क्योंकि यही क्या है भाई? इनके प्रथम तीर्थंकर हैं। और 24वें तीर्थंकर पूछ ले यानी अंतिम तीर्थंकर पूछ ले, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है भाई, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो की स्थापना पूछ ले कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को क्या है? इसरो की स्थापना हुई थी। इनके क्या है भाई? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन है। कहाँ पे है भाई? तो बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय पूछ ले कहाँ पे है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का मैंने बताया था मुख्यालय कहाँ है आपको, कहाँ पे? शायद ये नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल में है। और पूछ ले प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ढाका बांग्लादेश में 1985 में। प्रथम शिखर सम्मेलन पूछ ले सार्क का तो ढाका बांग्लादेश 1985। नेक्स्ट देखो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अलावा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हमने पढ़ा था, कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछ ले तो ये कहाँ है भाई? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछ ले तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये पूछ ले तो दुग्ध उत्पादन से यानी दूध के उत्पादन से। और इसके वो पूछ रहे जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं 143वां, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और किसका उत्पादन किया भाई? गेहूं का। और मतलब ये जो हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित थी? तो गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित थी। तो गेहूं और उत्पादन के चावल से संबंधित थी। इससे क्या है भाई? हरित क्रांति से क्या प्रभाव पड़ा? गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा। ये पूछा जाएगा आपसे कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। दूध उत्पादन से संबंधित थी। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न गेहूं के उत्पादन से। तिलन क्रांति पूछेगा तो वो मतलब क्या, वो दिमाग से निकल रही है यार। नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित थी। और वो शायद तिलहन फसलों से ऐसे कुछ संबंधित थी। तो हरित क्रांति पूछे तो किससे संबंधित है भाई? खाद्यान्न गेहूं के उत्पादन से। और किस हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिर्फ अब आपके भाई 6 से 7 सवाल बचे हैं। और जिस भी भाई ने यहाँ तक वीडियो देखी है वो मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताना, एक कोड लिख के जाना। मैं समझ जाऊँगा कोड कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आप पढ़ाई के लिए सीरियस बंदे हो। कोड लिख के जाना यहाँ से आप 252 कोड जो कमेंट में लिख के जाएगा
उस बंदे के लिए मैं स्पेशल कुछ करूँगा, देखूँगा उसका कमेंट, देखूँगा उसका रिप्लाई करूँगा और मुझे पता लग जाएगा कि वो बंदा एग्ज़ाम के लिए सीरियस है। तो कमेंट में ज़रूर, मैं स्पेशल कोड आखिरी में बीच में इसीलिए बताता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन बंदा सीरियस है पढ़ाई के लिए। ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किस वर्ष शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? 1920 में शुरू किया था। 1920 ईस्वी में क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1922 में क्या हो गया? चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड क्या हो गया? चोरा चोरी कांड हो गया कब? 1922 में। तो इसके बाद क्या है, वापस असहयोग आंदोलन को क्या है, वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। वापस कब ले लिया? 1922 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। वापस कब ले लिया भाई? 1922 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में हुआ था? कावेरी नदी के जो जल के विवाद हुआ था तो वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हुआ था। कावेरी जल विवाद किस राज्य के बीच में हुआ था? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हुआ था। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में क्या है, कावेरी जल विवाद हुआ था। नेक्स्ट पूछ रहे, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह पूछ रहे हैं, सबसे चमकीला ग्रह पूछ रहे तो कौन सा भाई? सांझ का तारा है, भोर का तारा कहा जाता है जिसको, तो वो शुक्र है। शुक्र को क्या कहा जाता है? भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। तो सबसे लाल ग्रह पूछ ले, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है भाई? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। सबसे छोटा ग्रह पूछ ले तो बुध। सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले तो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले तो बृहस्पति। और सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले तो गैनीमेड। एक सवाल के साथ 5-5 6 क्लियर करेंगे और कोड जरूर लिख के जाना। आज का कोड मैंने दिया है, इसीलिए कोड दिया है ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक कौन सा भाई पहुँचा है। तो 252 जरूर लिख के जाना कमेंट में। देखते हैं 2 सवाल बचे हुए। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ लिया कि भाई आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है और स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है भाई? मुंबई में। दिल्ली मत कर देना, दिल्ली देखोगे तुम दिल्ली लगाओगे। तो आरबीआई का मुख्यालय याद रखना कहाँ पे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ मुंबई। योजना आयोग वर्तमान में क्या है? नीति आयोग। कब बदला गया? 1 जनवरी 2015 को क्या है, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री रहेंगे वही क्या है, इसके अध्यक्ष होंगे। अब सवाल पूछेगा कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होंगे वर्तमान में वही क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो कौन है भाई? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट करवा दी है। स्टैटिक जीके में से भाई और जो भी मतलब नदियों वगैरह से जो भी सवाल बनेंगे इस वीडियो से टोटल 6 से 7 सवाल आएंगे इंडियन आर्मी में। मेरी गारंटी रहेगी पूरी। इस वीडियो पे नोट्स डाल दूंगा भाई 200 लाइक कंप्लीट होते ही। और कोड लिख के जाना 252 ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन भाई यहाँ तक देख के गया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट और छोड़ देना। गला बैठ चुका है, अब पानी पीऊँगा लगातार 1 घंटे के 11 मिनट की क्लास के बाद। तो मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो और मेहनत करते रहो भाई। मेहनत करोगे ना तो अब की बार वर्दी मैं दिलवा के रहूँगा। मेरी मेहनत है और आपकी मेहनत। और जिस भी भाई ने मैथ नहीं की है ना, मैथ और रीजनिंग कंप्लीट जाओ, फ्री पढ़ा रखी है, पूरी प्लेलिस्ट करो और अपने 20 में से 20 सवाल मैथ रीजनिंग के पूरे सही करो। और जीके के लिए मैंने आपके लिए तगड़ी प्लेलिस्ट, ये तगड़े सवाल ला ही रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय गौ माता भाई।